आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में ये हमारा 7th लेक्चर है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल, नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग +25। देखें, हुआ ये था बीपीएफए यानी बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इसको अडॉप्ट करके अभी तक 25 ईयर्स हो गए, यानी सिल्वर जुबली मना रहा है ये बीपीएफए। इसी को मार्क करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एंड यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग +25 ऑर्गेनाइज किया है। इसमें रिव्यू दिया जाएगा बीजिंग को, बीजिंग का +25 जो ईयर्स हुए हैं उसका रिव्यू लिया जाएगा और नेशनल लेवल पे होगा। ये इसका मेन एम देखिए ये है क्या। मेन एम इसका होगा कि सिविल सोसाइटी को, विमेन को और यूथ ऑफ इंडिया को टुगेदर लाना है, एक दूसरे के करीब लाना है। क्यों? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का मकसद समझा सकें, जेंडर इक्वालिटी होता क्या है वो समझा सकें। फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलता है, जैसा कि एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन एटसेट्रा। बहुत सारे स्फीयर्स, डोमेन्स है जहां पर जेंडर इक्वालिटी की फिलहाल सख्त जरूरत है, अर्जेंट एक्शंस की नीड है हमें। इसी को रियलाइज करवाने के लिए बीजिंग +25 को रिव्यू किया गया। बीपीएफए है क्या? देखिए, बीपीएफए को अडॉप्ट किया गया था 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जब हुई थी 1995 में, तब बीपीएफए अडॉप्ट किया गया था। बीपीएफए का मेन मकसद होगा कि किस तरह से हम एक्शंस लेना चाहिए कि वुमेन की एडवांसमेंट के प्रोग्रेस के लिए, यानी वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, इनके स्टेटस को एलिवेट करने के लिए हमें किस तरह के एक्शंस की नीड है फिलहाल, पहला। सेकंड, किस तरह से हमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं, हम किस तरह से जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं, ये हो गया। इसी की वजह से हमने 12 क्रिटिकल एरियाज को राइज किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी होगी और एडवांसमेंट ऑफ वुमेन होगी। जैसा कि चाइल्ड मैरिजेस अलाउ नहीं करना है, वुमेन को इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल पोजीशन देना है, प्रमोशन भी इक्वल होना है, डॉरी को नो कहना है। इस तरह के 12 क्रिटिकल एरियाज है, डिफरेंट। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, 1995 में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन के ऊपर, जो कि हेल्ड की गई थी बीजिंग में। पता है आपको, चाइना की राजधानी, मतलब कैपिटल है चाइना का बीजिंग। और यहाँ पे बहुत सारे लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे यूनाइटेड नेशंस के। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कॉन्फ्रेंस में, सेशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो समझ लेना ये ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस और सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ पे एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट लिया गया, वर्ल्ड का पूरा फोकस जेंडर इक्वालिटी की ओर खींचा गया और वुमेन को एम्पावर करना है, ये मकसद, ये फोकस लाया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये कॉन्फ्रेंस, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एज अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा भी 3 और कॉन्फ्रेंसेस हुए थे यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइज किया था। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था मेक्सिको सिटी में 1975, सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था कोपेनहेगन में 1980 में, थर्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी नायरोबी में 1985 में, और फोर्थ हुई थी 1995 में जो कि बीजिंग में हेल्ड की गई थी। ऑलराइट, तो बहरहाल बीपीएफए का मेन मकसद ये है कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं ये सब, कि विमेन को आइडेंटिफाई करें और वुमेन के अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम्स करें। बहुत सारे ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे ये सारे लोग का मकसद एक ही होता है कि प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड द सेकेंड इज वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी लीगली बाइंडिंग मतलब अगर वाकई 100% आपको करना है तो मतलब आपके ऊपर मैंडेट हो जाता है, उसको कहते हैं लीगल बाइंडिंग। लेकिन ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये डॉक्यूमेंट जो भी है वुमेन के क्रिटिकल कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करके जो बताया गया है, एम्स बनाए गए हैं, अलग अलग गोल्स बनाए गए हैं कि ये अचीव करना है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। फिर ये है क्या, ये एक गाइड प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओस को, कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी की बात करें हर क्षेत्र में। आजकल के इश्यूज देखें आप क्या क्या हो गए हैं, चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा आम हो गए हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड किया जा रहा है,
इन्फेंट मतलब जब लड़की पैदा होती है, अगर सेक्स मालूम हो गया कि ये लड़की है तो उनको मार दिया जा रहा है, इन्फेंटिसाइड कहते हैं हम इसको। जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, बच्चा पैदा होने से पहले उसका जेंडर मालूम कर रहे हैं ताकि अबॉर्शन कर सके। ये सारे सोसाइटी में सोशल लेवल्स फैले हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए प्रोग्रेस के लिए कुछ काम करना है, ये मकसद है बीजिंग+25 का या बीपीएफए का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अड्डू टूरिज्म को लेकर। एमओयूज का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं इसको। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में साइन हुए थे एमओयूज, 5 एमओयूज साइन हुए थे। एमओयूज का, ये सारे एमओयूज का एक ही मकसद था कि अड्डू टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, अलग अलग जोन्स बनाया जा सके 5 डिफरेंट आइलैंड्स में अड्डू अटोल के। और एक 6th एमओयू भी साइन हुआ है जो कि प्रोवाइड करेगा बॉटल्ड वाटर प्लांट। आप देखते होंगे आपके एरियाज में वाटर प्लांट होते हैं जहां से आप लोग पानी भर कर लेकर आते हैं, नहीं 25 लीटर्स का बॉटल होता है जहां पे आप पानी भर कर लेकर आते हैं, प्लांट से वाटर प्लांट कहते हैं हम इसको यूजुअली। तो ये वाटर प्लांट हम सेटअप करने जा रहे हैं, ये 6th एमओयू के को साबित करने के लिए। होराफुशी में, होराफुशी एक इनहैबिटेड आइलैंड है, नॉर्थ मोस्ट अटॉल है ये मालदीव्स में। और ये 6 प्रोजेक्ट्स, जो भी 6 प्रोजेक्ट्स है ये प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडिया के हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम में। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के लिए, जैसा कि इंडिया और मालदीव्स की पार्टनरशिप को डेवलप किया जा सके और जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो जो आइलैंड में रह रही है वो। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ देखिए अड्डू अटोल को सीनो अटोल भी कहा जाता है। साउथर्न मोस्ट अटोल है ये मालदीव्स का साउथर्न मोस्ट अटोल है ये। और ये अटोल रिंग शेप्ड कोरल रीफ से घिरा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं हम लगून। यहाँ देखिए आप, an atoll is ring shaped coral reef that surrounds a body of water called a lagoon. ओके, और यहाँ पे आपको स्मॉल लेक्स भी देखने को मिलते हैं, वेटलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, मार्शी टैरो फील्ड्स भी होते हैं। मार्शी टैरो फील्ड्स मतलब एडिबल कॉर्न्स को या रूट वेजिटेबल्स को मार्शी टैरो फील्ड्स कहते हैं। ये एक यूनिक चीज है अड्डू अटोल की। अड्डू अटोल इसलिए भी फेमस है क्योंकि कंट्री के पहले सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था अड्डू अटोल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। स्पाइस प्लस वेब फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये एक काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म है, यानी एक वेब पोर्टल जैसा है जहां पे 10 सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है। 10 वेरियस सर्विसेज फ्रॉम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसका मकसद ये है कि 10 सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का मतलब ये है कि इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ना है, लेवल्स अपने हाई करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, शायद आपको पता ही होगा। तो इंडिया का इनिशिएटिव यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने रैंक्स को इंप्रूव किया जा सके। और ये स्पाइस प्लस वेब फॉर्म एक कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दरमियान ये एक कोलैबोरेशन है। स्पाइस प्लस वेब फॉर्म इतना ही नहीं, बंच ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि दूसरे बिजनेस को, इंडिया में जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे जा सके। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही सिंगल विंडो से क्लियरेंस ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी DIN नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो, और GISTIN ID भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ID कहते हैं हम इनको, और परमानेंट अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा, यही एक ही प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा जितने भी लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको EPFO मिलेगा, मतलब प्रोविडेंट फंड मिलेगा, और सेकंड ESI इंश्योरेंस होगा, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस भी किया जाएगा। इंडिया की अभी बात करूं मैं तो इंडिया का स्पॉट है, रैंक है 63rd ऑन वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है 63rd।
अब इंडिया चाह रहा है कि 190 कंट्रीज में जो 63rd रैंक है उसको इंप्रूव कर सके और 50th रैंक तक लेकर आ सके। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस को वेलकम कर रहे हैं, रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं और इजी क्लियरेंस दिया जा रहा है। ओके, दिस इज अबाउट टुडे। कल हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।